भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक अपनी व्यक्तित्व और कार्यशैली थी जिसने विश्व में राजनीति को नई दिशा दी। हमारे बीच हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जन्मदिन पर आप किस प्रकार याद करते हैं? श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी निश्चित रूप में भारत की, मैं राजनीति नहीं कहूँगा, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक ऐसा नाम है जिनको मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो एक राजनीतिक चिंतन करना होता है, एक सामाजिक चिंतन करना होता है। और आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी जब अपना आर्थिक चिंतन करते हैं तो श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के इर्द गिर्द ही उनकी अपनी अभिव्यक्तियाँ रहती हैं। भारत एक ऐसी भूमि रहा है जिसने बड़े मनुष्यों को, महामानवों को पैदा किया है। विवेकानंद जी ने दुनिया में जहाँ अपना नाम रोशन किया, देश का गौरव बढ़ाया, गांधी जी का सब स्मरण करते हैं, पटेल जी का सब स्मरण करते हैं, वहीं एक अच्छे और कुशल संगठनकर्ता के रूप में, समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, एक भारतीय जनसंघ के निर्माता के रूप में। मैंने निर्माता इसलिए कहा कि भले ही वो महामंत्री रहे हों जनसंघ के, लेकिन श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि अगर मुझे दूसरा दीनदयाल जी मिल जाए, एक और, तो मैं भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूँ। दीनदयाल जी का सीधा सरल, एक सामान्य पुरुष के तरीके का व्यक्तित्व, लेकिन अंदर की जो ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, और एक ऐसी ऊर्जा जिसने न केवल एक भारत की राजनीति की तमाम कुसंगतियों को परिवर्तित किया, बल्कि एक नई दिशा भी दी। मैं कह सकता हूँ कि ये वो स्थान है लखनऊ जहाँ पर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी आए थे। यहीं ऐशबाग की एक अचार वाली गली है, वहाँ पर उनके एक मित्र सदगुरु रहते थे, वो बिस्कुट बेचते थे। उनके वहाँ पर वो पहली बार आए थे कि उनके वहाँ ठहर जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके वहाँ स्थान ही नहीं था ठहराने का। तो मेरे पिताजी के पास में आए, एक ही कमरा था घर पे। तो श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य इस घर पे पिताजी को प्राप्त हुआ और एक अंतरंगता बढ़ी। कर्मकांडी ब्राह्मण थे तो सुबह पूजा करते थे मंदिर में, तो श्रद्धेय दीनदयाल जी का भी एक लगाव था भगवत भजन में। और उसके बाद जब वो कसरत करके लड़ने जाते थे अखाड़े में, पिताजी पहलवान थे, पहलवान भी थे जी। और एक बार मुंशी नवल किशोर स्टेट ने डुगडुगी पिटवाई, और उस डुगडुगी में ये हुआ कि पाकिस्तान के आए हुए पहलवान, सादिक पहलवान ने चुनौती दी थी लखनऊ के पहलवानों को कि कोई उनसे हाथ नहीं मिला सकता। तो उन्होंने उसके लिए घोषणा करी कि डुगडुगी पिटवा के जो उसको हरा देगा तो एक बड़ी राशि दी जाएगी। पिताजी की कुश्ती हुई ठाकुरगंज में और श्रद्धेय दीनदयाल जी भी वहाँ पर गए थे। ये एक किस्सा और कहानी हो सकते हैं, लेकिन दीनदयाल जी का एक छोटे छोटे व्यक्तियों के घरों में जाना, लखीमपुर में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ वो प्रचारक के रूप में गए होंगे, सब जगह, कानपुर में बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत संपर्क था। लखनऊ के लोगों ने तो ये भी देखा है कि श्रद्धेय दीनदयाल जी जब प्रश्न लगा पहला, तो उसमें उन्होंने एक मशीन मैन की तरह, मशीन मैन नहीं लेकिन खुद से टाइपिंग का सिस्टम आज का आधुनिक नहीं था, यानी प्रिंटिंग का जो प्रोसेस था उसको भी खुद उन्होंने दूसरों को बताया कि ऐसे करना है, और शुरुआत करी पत्रिकाओं की संघ के। दीनदयाल जी में सोचने की शक्ति बहुत अपरंपार थी, और मैं कह सकता हूँ कि आज के वर्तमान युग में
जब लोग मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति की बात करते हैं, एक अपनी स्वदेशी परिकल्पना को लाने की कोशिश करते हैं और अर्थतंत्र को नियंत्रित करने की बात करते हैं, चाहे वो मुद्रा अभिस्फीति को नियंत्रित करने की बात हो या मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की बात हो, चाहे जिसको आप कहते हो कि मूल्य वृद्धि को रोकने की जहां संदर्भ चर्चा आती हो, या निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने का परिदृश्य जब आता हो, तो दीनदयाल जी का जो अर्थ चिंतन है, एकात्म मानववाद का दर्शन, उसकी कई चीज़ें आती हैं। दीनदयाल जी का स्पष्ट मत था कि जो पिछड़ा है, जो कुचला है, वो जाति के संदर्भों की बात नहीं करते थे, संप्रदाय के संदर्भों की बात नहीं करते थे, वो इस बात की बात करते थे जो कुचला है, पिछड़ा है, गरीब है, गरीबी आधार हो। गरीब का कल्याण भारत के विकास में निहित है। अगर आज का आप विश्लेषण करिए और मोदी जी की परिकल्पनाओं को देखिए, तो मोदी जी में आपको दीनदयाल जी के विचार दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने क्या घोषणा करा? गरीब कल्याण योजनाओं को हम सामने लाएंगे। जो श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये कहा, उसका आधार क्या था? भूल गए रास रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। यानी दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो थॉट है कि गरीब ऊपर उठेगा और ऊपर वाला उसको अपने हाथ में हाथ पकड़ेगा, उसको ऊपर उठाएगा। कम्युनिस्टों का चिंतन नहीं कि जो बड़ा है खत्म कर दो, भूख ही हमारी प्राथमिकता है, उसको मिटाना है, मिटाने के लिए चाहे जो उससे बड़ा और अमीर तबका है चाहे नष्ट हो जाए, उसकी भी कोई परवाह नहीं। ये कम्युनिस्ट चिंतन नहीं। दोनों के बीच में समन्वय, प्रकृति से समन्वय, जड़ जमीन का आपसी तारतम्य और आध्यात्मिकता के साथ साथ ईश्वरीय जो एक श्रद्धा है, उसको बनाए रखते हुए भी काम करना। और उन्होंने कहा, ये किस्सा बहुत सारा चर्चित होता है कि कुएं में व्यक्ति गिरा पड़ा है, ऊपर आने के लिए चिल्ला रहा है, ऊपर व्यक्ति जा रहे हैं, ऊपर का व्यक्ति नीचे झुके, नीचे का व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे, दोनों के हाथ आपस में मिले, नीचे वाला उठकर ऊपर उनके बराबर जमीन पर आए। यही एकात्म मानव का दर्शन है कि नीचे वाला उठ के ऊपर वाले के समकक्ष खड़े होने की प्रयत्न करना चाहिए। ये आपका किसान सम्मान निधि क्या है? आपका किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग क्या है? ये आज जो गंगा के किनारे खेती करने का, जैविक खेती करने का उद्देश्य वो क्या है? आज स्वनिधि योजना के माध्यम से आज गांव-गांव बिजली को ले जाने के माध्यम से, गांव में शौचालय ले जाने के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास बनाने के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड करके स्वस्थ रहने के माध्यम से, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई है वो गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने बनाई है। जनधन खाता खोल दो, सबके खाता अटैच हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सीधे उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। परिकल्पना किसकी? दीनदयाल उपाध्याय जी की। गरीब को उठाओ। और आज भारत सरकार की योजनाओं में गरीब से संबंधित जो योजनाएं हैं, आज उन्होंने भारत की महंगाई में आज रोक लगाई है, वृद्धि होने में की दर में। आज बेरोजगारी की दर में कई करोड़ लोग, मैं समझता हूँ करोड़ों लोग की ऐसी संख्या है जिन्होंने गरीबी की रेखा से वो ऊपर उठ गए। तो मैं समझता हूँ कि दीनदयाल जी सशरीर नहीं हैं, लेकिन दीनदयाल जी का चिंतन भारतवासियों के अंतर मन में है। और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में दीनदयाल जी एक ऐसा नाम है जिनका स्मरण मात्र हमें सांगठनिक योग्यता के उस दौर पे ले जाता है जहाँ संगठन ही सर्वोपरि है। मैं कुछ नहीं हूँ, संगठन ही मेरा सब कुछ है, राष्ट्र प्रथम है। और राष्ट्र के लिए मुझे एकजुट भाव से इस भारत माँ की सेवा करना है। ये दीनदयाल जी का जो सद्वचन था, उस पर भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ ने, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमल किया। एक समय था ना कि जनसंघ ने शुरुआत करी थी, कुछ लोग जीत कर आए थे, बाद में जनसंघ की योग्यता को देखते हुए गुट बना और गुट में नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनकर आए। दीनदयाल जी ने जब कानपुर के अधिवेशन में
एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, प्रस्ताव, जी, वो भी आज राजनीतिक दलों के लिए वो चिंतन का विषय आज भी बना हुआ है। दीनदयाल जी वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और मैं कहूँगा कि बिरलों में, मतलब शताब्दियों में ऐसा सद्पुरुष पैदा होता है। और साइकिल पे चलने वाले किस्से लखनऊ के बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने देखा है, आज भी बताते हैं। आज बजरंग शरण तिवारी जी नहीं हैं, उनके साथ काम करते थे, भगवती शुक्ला जी ने भी उनके साथ काम किया था। बजरंग जी तो काफ़ी निकट से जुड़े थे, वो बल्कि मेरे पिताजी के बीच का माध्यम भी वही थे। और उन्होंने कई दौर देखे इस लखनऊ में। आदरणीय अटल जी और आदरणीय नाना जी वगैरह उनके काफ़ी अंतरंग संबंधों में से थे, पारिवारिक परिवेश में थे। दीनदयाल जी का जन्म जो था वो 25 सितंबर 1916 में हुआ था और मेरे पिताजी उनसे 5 साल छोटे थे। वो 25 सितंबर 1921 को पैदा हुए थे। दोनों का जन्मदिन एक दिन होता था। और ये बात उन्होंने जब मंदिर में पूजा कर रहे थे, पिताजी मेरे एक टांग के बल खड़े होके और पूरा वेद पाठ का वो कंठस्थ थे, वो पाठ करते थे जोर जोर से। तो पूजा के माध्यम से ही वो जन्मदिन बनता था। दीनदयाल जी आज जब भी ये राष्ट्र गौरव की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का, जो अमेरिका, जो जापान, जो जर्मनी, जो ब्रिटेन, जो रूस के प्रधानमंत्री सामने बैठे होते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर बैठे होते हैं, तब याद आता है कि दीनदयाल जी ने कहा था कि हमारी जो नीति है, रीति है, सिद्धांत है, अगर हम उसमें चलेंगे तो भारत एक दिन विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। निश्चित रूप में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा जगह सरकार है। दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यता वाली बीजेपी पार्टी है। सबसे ज़्यादा राज्यों में पार्टी काम कर रही है। ये मैं कह सकता हूँ कि आज जो इनके विचार हैं वही प्रासंगिक हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ना कि जो विदेशी आधार पर अपनी उन्नति चाहते हैं। अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे और कौटिल्य का अर्थशास्त्र की कॉपी वो लेकर गए थे। उस समय आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात है। संभवतः बिल क्लिंटन थे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी थी। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने एकात्म मानववाद के दर्शन का भी अवलोकन किया है। रोजगार सृजन कैसे हो। आज जो मेक इन इंडिया है मोदी जी का, यानी हम उत्पादन स्वयं करें, दीनदयाल जी की थॉट थी। गांधी जी की थॉट से मिलती थी। गांधी जी कहते थे कि मुझे बहुत उत्पादन नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, यानी लोग ज़्यादा रोजगार को पावें, विषमताएं समाप्त हों। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से एकदम से उत्पादन कर दीजिए और बहुत सारे लोग बेरोजगार रहें, ये थॉट ठीक नहीं है। ये महात्मा गांधी जी कहते थे और दीनदयाल जी का पूरा थॉट इसी पर आधारित, अपने विचारों के आधार पर उसको जोड़ते हुए उसमें तमाम चीज़ों को वो एक चिंतन बना था कि इस देश में उत्पादन बढ़े, रोजगार मिले और रोजगार के साथ साथ भारत स्वदेशी चिंतन के आधार पर आगे बढ़े। आज राफेल का सौदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बनेगा। आज बुलेट ट्रेन हम जापान से ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में बनेगी। आज बड़ी बड़ी मिसाइलें अंतरिक्ष में जा रही। कोई दुनिया में तो अभी चंद्र के दक्षिण ध्रुव पे नहीं गया, भारत पहुंच गया। आज वो सूर्य में भी विजय की तरफ भारत के वैज्ञानिक इसरो के बढ़ रहे हैं। ये बदले हुए भारत की जो नींव थी, उस नींव का सृष्टिकर्ता के रूप में स्मरण जब आता है तो 25 सितंबर संपूर्ण जीवन में एक ही नाम याद आता है, वह है पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। गरीबी में जीवन का प्रारंभ, नाना जी और मामा जी के सानिध्य में पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे ले जाना और विभिन्न देशों के भ्रमण को करने के बाद भी अपने राष्ट्रीय चिंतन में परिवर्तन ना करना, गौरवशाली परंपराओं को न केवल याद करना बल्कि उन पे आधार पर हम अपने विकास की
एक मॉडल कैसे तैयार कर लें, ये अगर याद करना हो तो हमें दीनदयाल जी को पढ़ना होगा। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स इन ब्रिटेन आर गोइंग ऑन, डोंट स्टडी द हाउस ऑफ कॉमन्स बट वॉच लंदन स्टॉक मार्केट। यानी लंदन को जानना हो तो लंदन के स्टॉक मार्केट को आप जानिए। यानी आर्थिक उस विषय पे मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है। हालांकि विवेकानंद जी के बारे में भी था कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद जी के बारे में जाना। मैं ये कहता हूं इस बात को कि अगर भारत के आर्थिक चिंतन के बारे में जानना हो, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में जानना हो, तो दीनदयाल जी को पढ़ना होगा, उनको स्मरण करना होगा। 25 सितंबर जन्मदिन पूज्य दीनदयाल जी का है। केवल माला और फूल के लिए नहीं है, इस देश की उन्नति के लिए है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस जातिवाद को, इस संप्रदायवाद को मिटाते हुए भारत माँ के श्री चरणों में राष्ट्रीय भावना को, स्वदेशी भावना को, अंत्योदय की भावना को लाते हुए इस भारत भूमि को अपराजय एक अद्वितीय राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र प्रणेता के रूप में तो प्रधानमंत्री आए, अब विश्व प्रणेता के रूप में आए हैं। विश्व गौरव भारत प्राप्त कर सके, विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित हो सके, इसके लिए आज भी पूज्य दीनदयाल जी के, उपाध्याय जी के जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं। जातिवाद के बारे में मैं एक प्रसंग का उल्लेख कभी कभी करता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी मुझे बताते थे, और बताते क्या थे, वो सम्मेलन के आयोजकों में से वो थे। दीनदयाल जी जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे, राजा साहब जौनपुर ने एक ब्राह्मण सम्मेलन बुलवाया, 10,000 लोग उसमें आए थे, और उन्होंने आग्रह कर रखा था, लखनऊ के भी तमाम लोग, उस समय राघवराम मिश्रा जी थे, भगवती प्रसाद शुक्ला जी थे, मेरे पूज्य पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा पाधा जी थे, और एक संगठन मंत्री हुआ करते थे अमरेंद्र नारायण शर्मा। ये लोग लखनऊ से गए थे दीनदयाल जी के उपाध्याय के चुनाव में, और उस सम्मेलन के आयोजककर्ताओं में जो बाहर की व्यवस्था को देखना था, वो ये टीम, लखनऊ वाली टीम कर रही थी। बहुत विशाल सम्मेलन था और राजा साहब का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन दीनदयाल जी सभा में नहीं पहुँचे और पब्लिक चली गई। बहुत सारे लोग जो आयोजक थे उनको कष्ट हुआ, और दीनदयाल जी कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से हार गए चुनाव। उसके बाद दीनदयाल जी जौनपुर फिर से गए, तो लोग नाराज तो थे कि दीनदयाल जी कार्यक्रम में नहीं गए। उनके पास पहुंचे दीनदयाल जी ने बड़े शांत स्वभाव में हंसते हुए कहा कि मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज हो, मैं नहीं गया कार्यक्रम में, सम्मेलन में, मैं चला जाता तो ये बात सही थी कि दीनदयाल उपाध्याय जीत जाते, लेकिन जनसंघ हार जाता। जनसंघ क्यों हार जाता, ये आज जब हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं तो ये लगता है ना कि जातिवाद जनसंघ की प्राथमिकता नहीं थी। जातिवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधार नहीं है। सब जातियां मिले और समन्वय हो, सनातन संस्कृति मजबूत हो, ये उद्देश्य रहा है। इसलिए उन्होंने उस जाति सम्मेलन में जाना स्वीकार नहीं किया या नहीं गए, और उसमें थोड़े वोटों से हारना स्वीकार किया। यही बड़ों का सीख है, और इसी सीख के आधार पर तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं। मैं आज प्रणम्य भाव से पुनः उनका स्मरण करते हुए मैं सत सत नमन वंदन न केवल करता हूँ, बल्कि ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि भारत देश दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर एक अपने बल पर पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश, सर्वप्रथम राष्ट्र बने। हालांकि मोदी जी ने 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कर दिया है, तीसरी अर्थव्यवस्था उनके तीसरे प्रधानमंत्री बनने पे हो जाएगी, ये निश्चित है, लेकिन प्रथम देश बने, महाशक्ति बने, यही मेरी कामना है। पुनः दीनदयाल उपाध्याय जी के का नमन करते हुए उनकी स्मृतियों को प्रणम्य भाव से अपना प्रणाम करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सृजन सुगंध यूट्यूब चैनल है उसकी ओर से आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।